बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज़ नोन एज GBS सिंड्रोम, गिलन-बैरी सिंड्रोम। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये सिंड्रोम क्या होता है, अगर किसी को हो जाए तो उसको किस तरह के साइंस आएंगे, इसको होने की क्या वजह होती है, इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट का इसके अंदर क्या रोल होता है। अगर आपको इस तरह का कोई सिंड्रोम हो जाए और आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट अवेलेबल ना हो तो आप घर पे किस तरह की ऐसी वर्जिशें हैं या कैसी फ़िज़ियोथेरेपी है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। सेफेस्ट वे क्या है कि आप अपने पेशेंट को घर में ही मैनेज कर लें अगर उन्हें गिलन-बैरी सिंड्रोम हो। सो गिलन-बैरी सिंड्रोम एक मेडिकल एमरजेंसी भी हो सकती है जिसमें आपको ICU तक जाना पड़ सकता है, लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो अगर आप किसी गांव से हैं या फिर किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फ़िज़िकल थेरेपी में आप क्या कुछ कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ इसको कवर करने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सो जो गिलन-बैरी सिंड्रोम होता है इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं ये बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो सिंड्रोम है ये बेसिकली ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपके जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो आपके जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाता है। सो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम तो इस तरह से है कि लाइक अगर हम कोई चीज़ इस तरह की खा लेते हैं कि कोई जरासीम हमारे जिस्म में चले जाते हैं तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो उसके ख़िलाफ़ लड़ता है और उस जरासीम को मार देता है। लेकिन इस बीमारी के अंदर ये होता है कि हमारे जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाता है। सो आप अगर इस एनिमेशन को देखें तो इससे आपको समझ आएगी कि जिस तरह से ये जो आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये हैं जरासीम। सो ये जो लाल रंग का नज़र आ रहा है ना यहाँ पे ये जो गुज़र रहा है ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है। सो जब भी ये देखता है कि हमारे जिस्म में कोई जरासीम है तो ये इस तरह के सेल्स जो है वो सेक्रीट करता है हमारे ब्लड के अंदर। और इस बिल्कुल मैं ये सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ये कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है। सो अगर कोई मेडिकल के लोग अगर इसको देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि ये सेल्स तो नहीं होते हैं। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी टर्म्स जो यूज़ करूँ जो कि कॉमन पीपल को समझ आ सके। सो ये जो आपको लाल रंग के नज़र आ रहे हैं ये हमारे जिस्म की फ़ौज है जो कि बाहर से आए हुए इस तरह के जो जरासीम है इनके ऊपर अटैक करके इनको ख़त्म कर देते हैं। सो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो GBS सिंड्रोम है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मैंने आपको रोमाटॉइड आर्थराइटिस में भी बताया था गैंटिया वाली वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। सो इसमें ये होता है, इस बीमारी के अंदर ये होता है कि जो हमारा ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये हमारे ही करंट की तारों के ऊपर अटैक कर देता है। सो करंट की तारों का काम क्या होता है? करंट की तारों का ये काम होता है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये करंट की तार है। ये हमारे जिस्म में इतनी सारी करंट की तारें होती हैं, उसको मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो ये जो करंट की तार है ये बेसिकली ये बीच में आप देख रहे हैं ये नर्व है, ये करंट की तार है। इसके ऊपर ना एक जिस तरह बिजली वाली तार के ऊपर ना एक कॉपर की लेयर लगी हुई होती है, तो अब इसके ऊपर ये होता है कि इस तरह से ये लेयर लगी होती है। इसको नर्व के ऊपर ये जो लेयर होती है ना इसको कहते हैं माइलिन शीथ। तो जिन लोगों को GBS होता है उन लोगों के क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम उनके माइलिन शीथ के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो इसके ऊपर अटैक करता है तो वो माइलिन शीथ इस तरह की हो जाती है। सो बीच में करंट की तार तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर जो उसके ऊपर कवर है, जो माइलिन शीथ है वो कमज़ोर हो जाती है, वो इसके साथ रैप्चर हो जाती है। सो अब क्योंकि जो करंट की तारें होती हैं इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, अब इनके ऊपर खरींड नहीं बनता, ये पकती नहीं है। जिस तरह से हमारे जिस्म में कहीं पे कट लग जाता है, खून इकट्ठा होता है, खरींड बनता है, पकता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो फिर ये पकेगा कैसे? तो इसको पकाना बहुत मुश्किल होता है, इसके ऊपर खरींड ही नहीं बनते हैं। इसलिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है, अब जिन लोगों के, अब आप कह सकते हैं ना कि यार ये तार बीच वाली तो ठीक है, ऊपर वाली जो हमारी शीट है वही ख़राब हुई है, तो इससे इतना बड़ा इमरजेंसी हो जाती है कि बंदा जो है वो ICU तक चला जाता है। बिल्कुल, जो आपकी माइलिन शीथ है इसका काम ये होता है, देखें जब आपने अपनी बाजू को मोड़ना है ना तो आपका जो पट्टा है, ये जो बाइसेप वाला पट्टा है, इसने हेल्प करनी है, आपकी बाजू ने मुड़ जाना है। लेकिन वो जो पट्टा है ना उसने कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उसने अपना काम करने के लिए मैसेज कहाँ से आना है? इस तार के ज़रिए ब्रेन से आना है। अब तार के ऊपर वाली जो झिल्ली है वो डैमेज कर दी है किसने? इम्यून सिस्टम ने। अब ये झिल्ली का काम पता है क्या होता है? झिल्ली का काम ये होता है कि ब्रेन से जो मैसेज आना है
आपके पट्टे के अंदर जो मैसेज आना है वो कितनी स्पीड से आना है, ये माइलिन शीथ जो है, ये जो ऊपर वाला जो कवर है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। यानी कि इसने आपकी स्पीड ऑफ मैसेज जो है, आपकी वेलोसिटी जो है, इसको आपकी माइलिन शीथ जो वो ट्रैवल कराती है। अब जिन लोगों को GBS होता है उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों के लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। लाइक वो खड़े होते हैं ना, उनके लिए चलने का स्टार्ट लेना बड़ा मुश्किल होता है, यानी मैसेज आ ही नहीं रहा। अगर वो चल पड़ते हैं उनके लिए रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बड़ी अजीब तरीके से आती नहीं है। पहले तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है उनको। स्टार्ट डेज जो एक्यूट डेज है ना, उनके अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी होती है। अब देखें, ये जो करंट की तार है इसका काम क्या होता है, पट्ठों को सप्लाई करना। चाहे वो आपकी टांग के पट्टे हैं, चाहे वो आपके बाजू के पट्टे हैं, चाहे वो आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लंग्स हैं, यानी यहाँ पे डायफ्राम के जो पट्टे हैं, या फिर आपके जो दिल के पट्टे हैं, हर जगह पे तो पट्टे हैं। अब जहाँ जहाँ पे नर्व सप्लाई होती है वहाँ पे आपके पट्टों के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप सही से चल नहीं सकते। और एक दफ़ा तो अब जिनके फ़र्ज़ करेंगे लंग्स के जो पट्टे हैं, सांस लेने वाले जो पट्टे हैं, अब उनकी ही करंट की तारें मैसेज ना भेजें तो फिर सांस किस तरह से आएगा। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। सो ये था गुइलेन-बेरी सिंड्रोम क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को हो जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। सो उनका क्या होगा, रैपिड मसल वीकनेस होगी, पट्ठों पे वीकनेस होगी। क्यों होगी ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्यों पट्ठे वीक हुए हैं, कि इनकी करंट की जो तारें हैं उनको ऊपर से जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून, आपके जो इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से। सेकंड, पेन इन योर लिम्स एंड स्पाइन, आपकी टांगों में, आपकी कमर में दर्द हो सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे फिर पट्टे हैं वहाँ पे दर्दें होंगी। सो पैरालिसिस ऑफ लेग्स, आर्म्स, फेशियल मसल्स, इनके सब का पैरालिसिस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो माइलिन शीथ है वो कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है। इसके अलावा आपकी जो स्पीकिंग है वो मुश्किल हो सकती है, स्वाल्विंग मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने जो खाना निगलना है वहाँ पे मुंह के भी तो हमारे पट्टे हैं जो निगलने में हेल्प करते हैं, मसल्स ऑफ मास्टिकेशंस। और इसके अलावा आपको टिंगलिंग और करंट वाली सेंसेशंस आती हैं, हाथों में भी, पाँव की उंगलियों के अंदर भी इम्बैलेंस, क्लमलीनेस आ सकता है, चक्कर आते हैं, बंदा गिरता है, पकड़ नहीं सकता, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो आपको अगर मेरी जो मैंने चीज़ें वीडियो के शुरू में बताई हैं अगर तो वो समझ आ गई है ना, तो आपके लिए सारे साइंस को समझना कि ये क्यों आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये सब कुछ हो गया अब हम क्या करेंगे। देखें, अब इसमें ना डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं, डिफरेंट मेडिकेशन दी जाती हैं, ये आपको आपके डॉक्टर्स मैनेज करेंगे। सो इसके लिए आपको आपके जो रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन्स, उनको विज़िट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है। अब देखिए, आप आपके पट्ठों के अंदर करंट की तारें मैसेज नहीं लेके आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने पट्ठों को काम पे लगाना है। जब आप काम पे लगाएंगे तो आपकी करंट की तारों के अंदर करंट का बहाव सही रहेगा। सो जब ये शीथ, इसकी जो कवरिंग है, इसके ऊपर रिकवरी स्टार्ट होगी तो आपके पट्ठों के ऊपर इतना डैमेज ना आ चुका हो कि ये ना के बाद में रिकवरी ना हो सके। सो आपने जब भी आपको GBS हुआ होगा, जो अब मैं वर्जिशें बताने लगा हूँ, इनको आपने लाजमी साथ साथ फॉलो करते रहना है। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने हाथ से। हाथ के ऊपर आपने कोशिश करनी है, ये जो मैं जितनी वर्जिशें बताऊंगा ना, ये बिल्कुल मैं सेफ़ वर्जिशें बताऊंगा। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको और भी अच्छी क्वालिटी के करा सकते हैं, बट क्योंकि मेरी वीडियो जो जनरल पॉपुलेशन देखेगी, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनका GBS एक्यूट है, ऐसे पेशेंट होंगे जिनका GBS क्रॉनिक है, जिनको बहुत टाइम हो गया GBS हुए, तो मैं इस तरह की वर्जिशें बताऊँगा जो बिल्कुल सेफ़ हैं, जो वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने हाथ के ऊपर अपने हाथ को अंदर की तरफ बंद करना है, फिर खोलना है। जब आपने अंदर की तरफ बंद करना है 10 सेकंड के लिए इसको ज़ोर से ग्रिप करके रखना है, फिर बाहर की तरफ लेके जाना है। जब आप इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो आपके यहाँ पे जो फोर आर्म के मसल्स हैं जो आपके यहाँ पे लगे होते हैं, जिन्होंने आपके हाथ को अंदर की तरफ लेके आना है, ये वर्कआउट करेंगे। सो 10 सेकंड के लिए इसको रोक के रखना है, 5 सेकंड के लिए इसको खोल के रखना है। उसके बाद आपने ये वर्जिशें 6 से 7 दफ़ा हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद अपने हाथ के ऊपर करनी है। नेक्स्ट होगा हमारे पास एल्बो का जॉइंट।
एल्बो जॉइंट के ऊपर एक तो आप फ्लेक्शन करेंगे, जिस तरह से हम डंबल उठा के जिम के अंदर करते होते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ डंबल आप इतना सा वेट उठाएंगे जिस तरह से टॉवल पकड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि जिस तरह से आप अपनी उंगलियां इस तरह से बंद कर रहे थे, अब आपने यहाँ पे कोई टॉवल रखना है, उसको दबा लेना है ज़ोर से और दबाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर छोड़ देना है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके फोर आर्म के जो मसल्स हैं ये बड़े अच्छे से ट्रेंड होंगे। और एल्बो के ऊपर आपने एल्बो फ्लेक्शन भी करनी है, यानी कि एल्बो को इकट्ठा करना है, अपनी कोहनी को इकट्ठा करना है, अपने इस हाथ को कंधे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है। 10-10 सेकंड रोक रोक के ये वर्जिश करनी है 6 से 7 दफ़ा। इसे भी रिपीट करना है हर 2 से 3 घंटे के बाद। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर के ऊपर है। अब शोल्डर के ऊपर जो एक्सरसाइज करनी है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है पेंडुलर एक्सरसाइज, ये उन्होंने करनी है जिनका एक्यूट है, जिनका बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है GBS सिंड्रोम। उन्होंने किसी भी कुर्सी को पकड़ना है, एक साइड से पकड़ लेना है और एक बाजू को लटका लेना है और फिर उसको घुमाना है। बिल्कुल घुमाएंगे तो आपकी जो ग्रेविटी है उसकी मदद से आपकी शोल्डर के ऊपर मूवमेंट होगी। बाकी ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेचेस, ये टावल स्ट्रेच, ये वो है जो क्रोनिक के अंदर आप कर सकते हैं, क्रोनिक GBS के अंदर, यानी जब आपका GBS जो बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके मसल्स के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी होगी जिसके अंदर आपके मसल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो इसलिए आप शुरू में अपने मसल्स को थका नहीं सकते हैं। सो इसलिए आपने पेंडुलर स्ट्रेच करना है सिर्फ और सिर्फ। बाकी टावल स्ट्रेच, फिंगर वॉक, ये आपने कुछ अरसे के बाद करना है। अगर आपको क्रोनिक GBS है तो आप स्टार्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब हिप जॉइंट। ये जो हमने 3 की हैं, ये हमने की हैं हमारे अपर एक्सट्रीमिटी पे, बाजू पे, यानी कि बाजू, अपने हाथ को, एल्बो को और शोल्डर को। अब हम करेंगे अपने हिप जॉइंट पे, फिर नी पे, फिर एंकल पे। हिप जॉइंट के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी मूवमेंट्स हो जाएंगी। आपने सीधे लेट के अपनी टांगों को एक तरफ मोड़ना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर दरमियान में लेके जाना है, 5 सेकंड का इसको रेस्ट देना है, फिर वापस लेके आना है। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज 6 से 7 दफ़ा करनी है। इसी तरह से फिर आपने दूसरी तरफ करनी है। सो 6 से 7 दफ़ा उस तरफ करनी है, 10-10 सेकंड रोक रोक के आपने ये वर्जिश करनी है। इतनी स्पीड से बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे इस तरह के एनिमेशन जो वो स्लो मोशन में नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा था मैं वीडियो के दौरान ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये मूवमेंट करनी है, लेकिन 10-10 सेकंड रोक रोक के। ये होगी आपकी हिप जॉइंट के ऊपर। साथ में आपने करनी है अब नी जॉइंट पे। नी जॉइंट के लिए आपने किसी भी जगह के ऊपर बैठ जाना है, अपनी टांग को बिल्कुल सीधा करना है और 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर वापस नीचे लेके जाना है। इससे आपके जो घुटने का जो जोड़ है इसके ऊपर मूवमेंट होगी और वो मसल जो कि आपके घुटने के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराते हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो नेक्स्ट ये दोनों तरफ आपने करना है, 10 सेकंड के लिए रोक के 6 से 7 दफ़ा हर 3 से 4 घंटे के बाद। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी जो कि हम करेंगे हमारे टखनों के ऊपर, एंकल जॉइंट्स के ऊपर। बिल्कुल सीधे लेट के आपने इनको ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे की तरफ लेके जाना है, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इसमें आपके जो काफ मसल्स हैं, आपके टिबियालिस एंटीरियर के मसल्स हैं, यानी पिंडली वाले पट्टे और पिंडली के आगे वाले पट्टे, इनके ऊपर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी। लास्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक है। ब्रीदिंग टेक्निक इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो GBS के जो पेशेंट हैं उनके अंदर क्योंकि सारे पट्टे इन्वॉल्व होते हैं, सो आपके रेस्पिरेटरी पट्टे भी इन्वॉल्व होते हैं। सो आपने इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है, इसे कहते हैं हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे एक कॉशमॉल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। ये इस तरह की टर्म्स हैं जो कि आम पब्लिक को समझ नहीं आएंगी। सो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ। अगर तो आपके पास रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होंगे या फिजियोथेरेपिस्ट होंगे तो वो आपको बहुत कुछ और भी करा सकते हैं, स्पायरोमेट्री करा सकते हैं, वो आपके थेरेपिस्ट जो डिसाइड करेंगे। बट जो सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जो कि अगर आपको थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपने ये करना है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। सीधे लेट के अंदर सांस लेना है, 6 सेकंड्स के लिए सांस को लेते रहना है, बिल्कुल डीप अंदर ले जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पाज करना है, रोक लेना है, रोक के रखना है। फिर उसके बाद अगले 6 सेकंड पूरे के पूरा वो जो सांस लिया था उसको निकाल देना है, यानी एक्सेल करना है और इनहेल करना है आपने 6 सेकंड्स के लिए, और बीच में पास भी देना है। सो ये डीप ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपके लंग्स के जो पट्टे हैं, जो फेफड़ों के जो पट्टे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। सो ये था GBS के लिए कि किस तरह से आपने फ़िज़िकल थेरेपी करनी है अपने घर पे। अगर आपको GBS है, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। और इस तरह की जो वर्जिशें हैं इनको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहें कि कोई चीज़ें आपने बाय करनी
जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप मसाज गन और थेराबैंड और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी फ़िज़ियोथेरेपी शॉप जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपकी जो GBS की जर्नी है उसको भी कमेंट्स में शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जिनको GBS होता है तो उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया। GBS जो है ये इस तरह की डिज़ीज़ है जो कि ठीक हो जाती है। अगर किसी को बहुत सीवियर हो तो वो फिर बहुत ही बुरी तरह से होती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, लेकिन अगर ठीक होने पे आए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। अक्सर लोगों को ऐसे होता है कि GBS हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें GBS हुआ है और वो ठीक हो जाते हैं। सो अगर आपको किस तरह के अपनी स्टोरी आप नीचे कमेंट्स में शेयर करें। उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको आप जानते हैं कि उन्हें GBS है, ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।